सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा में आज का हमारा विषय खासा खास है। खास इस रूप में है क्योंकि आज हम बात जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं भारत चीन के संदर्भ में चले आ रहे टकराव के ऊपर। भारत और चीन के संदर्भ में टकराव पिछले काफी समय से हमारे लिए समस्या का सबब बना हुआ था। लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर अंजाम क्या होगा। चीन ने पहले यह घोषणा की कि हम इस विषय के संदर्भ में समाधान पर पहुंच चुके हैं, लेकिन भारत ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आज देश की सबसे बड़ी पंचायत अर्थात संसद के दोनों सदनों में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि हम किसी समझौते पर पहुंचे हैं और आर्थिक रूप से यह मसला हमने हल कर लिया है। इसकी अपने अपने स्तर पर प्रतिक्रियाएं हैं। पेंगोंग इलाके के संदर्भ में यह समझौता हुआ है। समझौते के तहत यह हुआ है कि फिंगर 3 पर भारत की सेनाएं वापस लौट जाएंगी। फिंगर 8 के संदर्भ में चीन की सेनाएं वापस इसी में पहुंच जाएंगी। अभी इस दौरान कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस प्रकार के समझौते समय समय पर होते रहे हैं और चीन उन समझौतों के इतर हमेशा व्यवहार करता रहा है, ऐसे में इस समझौते को लेकर कितना आशान्वित देश हो, कितने आशान्वित हम सब हों, इसी पर आज हम बात करेंगे कि इस ऐलान के मायने क्या है, आने वाले समय के लिए देश के सम्मुख चुनौती क्या है और क्या कुछ रास्ते पर सरकार जा रही है और उस रास्ते को लेकर कितना निश्चिंत देश हो सकता है। कई खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। तो सबसे पहले जाते हैं अपने विचार सूत्र पर। इन्हीं परिस्थितियों को लेकर हमारा आज का विचार सूत्र है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं और यह चाहते हैं कि विश्व के संघर्षों का समाधान शांति और समझौते के मार्ग से हो। यह विचार सूत्र किसी और ने नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का दिया हुआ है। शांति के प्रति इस देश के नेतृत्व की प्रतिबद्धता इन शब्दों में जाहिर होती है। लेकिन क्या दुनिया के तमाम देश हमारी इस मंशा और हमारी इस प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं? अतीत के अनुभव हमें इस पर विश्वास करने से रोकते हैं। भविष्य के संदर्भ में भी हम इसी रास्ते पर चले या इसके इतर कोई और रास्ता हमें अख्तियार करना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। बहरहाल अब हम इस विषय की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी जुड़े हुए हैं, जो भाजपा की इस तथाकथित उपलब्धि पर अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ में सेना के पक्ष को रखने के लिए पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब आज खास तौर पर मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे इन समझौते की व्यवहारिकता में मायने क्या है और वहां की भौगोलिक परिस्थितियों में जो कुछ तय हुआ है वो हमारे अपने देश की सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से कितना बेहतर है। हमारे साथ अशोक सेनहर साहब भी हैं, जो पूर्व राजदूत हैं। कूटनीतिक मसले पर हमारे साथ में अपने विचारों को साझा करेंगे और साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस समझौते को लेकर सवाल उठाए गए हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस समझौते को लेकर बहुत उम्मीद नहीं जताई है। कांग्रेस किस नजरिए के साथ है, इस बात को रखने के लिए हमारे साथ में हरिंद्र मलिक जी मौजूद हैं। लेकिन चर्चा का सिलसिला हम सबसे पहले राज कादियान साहब से शुरू करते हैं। कादियान साहब, आपकी निगाह से यह पूरी घोषणा गुजरी होगी जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा आज सदन में कही गई है, और उससे पहले चीन का बयान भी आपकी निगाह से गुजरा होगा। थोड़ा आप हमें समझाएंगे कि हम कहां खड़े थे और इस समझौते के तहत अब कहां जाएंगे? देखिए, एक तरफ तो अगर हम बड़े दायरे में देखें तो दो परमाणु शक्ति देश जिनकी सेनाएं इतने नजदीक एक दूसरे के खड़ी हुई थी, उनमें एक किस्म से डिसएंगेजमेंट होना अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। हमारे सैनिक जिन्होंने सर्दी के इतने महीने गुजारे हैं, अभी भी मुश्किलातें हैं, उनको कुछ राहत मिलेगी। लेकिन अगर हम जमीनी हालत देखें, चीन ने 5 जगह ऐसी हैं जहां हमारी धरती पर, जिसको हम अपनी समझते हैं, पर कब्जा कर रखा है। चीन का मुद्दा एक ही है कि हमने जो ले दारबुक और दौलतबे गोल्डी की जो सड़क बनाई है, जिससे हम काराकोरम पास तक दखल डाल सकते हैं, जिससे हम अक्साई चिन जो एरिया है उस पर कब्जा कर सकते हैं और चीन के हाईवे 219 पर भी दखल डाल सकते हैं।
तो वो नहीं चाहता कि रोड हम पूरी करें, इसलिए उसने 5 ऐसी जगह हैं जहां पर आके कब्जा किया हुआ था। ऊपर से देपसांग प्लेन, उसके बाद गलवान घाटी जहां वो हिंसा भी हुई थी सॉरी, उसके बाद हॉट स्प्रिंग, फिर गोगरा पोस्ट, और फिर लेक के उत्तर के एरिया जो 8 फिंगर जो हैं। भारत ने इसके जवाब में अगस्त के आखिरी हफ्ते में हमारी सेनाएं लेक के दक्षिण में कुछ ऐसी चोटियां पकड़ के बैठ गई थी जहां से हमको चीन के इलाके में डोमिनेशन मिलती है। पहाड़ों में अगर आपकी ऑब्जर्वेशन है तो आपकी डोमिनेशन है। ये ऊंची पहाड़ियां हैं, वहां कोई पेड़ जंगल नहीं है, दूर तक नजर आता है। अभी जो समाचार आए हैं, डिटेल तो लद्दाख लोग नहीं देखा है, हमारे मिलिट्री कमांडर्स पे पूरा भरोसा होना चाहिए, लेकिन जो समाचार आए कि सिर्फ 2 जगह ये डिसएंगेजमेंट हो रही है। पहले सरकार का दावा था कि डिसएंगेजमेंट हर फ्रिक्शन पॉइंट से एक ही समय होनी चाहिए, साथ साथ चलनी चाहिए। अभी हम सिर्फ सिलेक्टिवली उसके लेक के उत्तर और दक्षिण में, उत्तर में तो वो फिंगर 8 पर जाने के लिए राजी हो गए हैं और हम फिंगर 2 और 3 पर रहेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण वो नॉर्थ वाली पोजीशन है जहां से वो सड़क को डोमिनेट कर सकते हैं, जो शायोक और दौलत बेग गोल्डी को जाती है। और हम उनके एवज में जहां से जो समाचार मिले हैं कि हम वहां से डिसएंगेज कर रहे हैं जो पोजीशन हमारी डोमिनेटिंग थी। इसमें हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, रेशनला ऐसी जगह शामिल थी। अगर ये समाचार सही है तो शायद ये कदम ठीक नहीं है। अभी भी कहा है रक्षा मंत्री जी ने कि अगले 48 घंटे में मिलिट्री कमांडर्स दोबारा मिल सकते हैं और बाकी फ्रिक्शन पॉइंट से भी पीछे हटने की बात होगी। तो हम तो चीन के वायदे पर फिर विश्वास कर रहे हैं। कितनी देर तक हम, आपने ठीक कहा शुरू में, वो तो बहुत विश्वासघात कर चुका है, तो उस बात को मानते हुए क्या चीन अपने जो वायदा किया है उस पर बरकरार रहेगा, वो कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। एक सवाल जो इसके संदर्भ में उठ रहा है कजन साहब, शायद आप उस पर रोशनी डाल पाएं। ये कहा जा रहा है कि इस पूरे समझौते के तहत चीन को फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करने का अधिकार दे दिया है, जबकि हम फिंगर 3 पर रहेंगे। तो दावा यह किया जा रहा है कि इस समझौते के तहत एलएसी जो है वो फिंगर 8 से फिंगर 4 पर शिफ्ट हो गई। कुल मिलाकर चीन ने कुछ हासिल कर लिया। इन दावों में कितनी सच्चाई है? ये तो जमीन पे कहना मुश्किल है। हमारा स्टैंड ये रहा है कि एलएसी फिंगर 8 के होके जाती है और फिंगर 4 और 8 में तो 8 किलोमीटर का फासला है। तो अब उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाए थे फिंगर 4 और 8 के बीच में, वो तो छोड़ने को तैयार और डिस्ट्रॉय करने को तैयार हो गए हैं। पेट्रोलिंग, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, फिंगर 3 और 8 के बीच में नो पेट्रोलिंग एरिया रहेगा, ना चीन आएगा ना भारत जाएगा। तो ये कहना आपका सही है कि हम फिंगर 3 और 8 के बीच में जो इलाका हम अपना मानते हैं, वहां हमने पेट्रोलिंग राइट भी खो दिए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण से ज्यादा वो पोजीशन है जो रोड को डोमिनेट करती है। ये फिंगर तो अपनी एक तरफ है, अगर हमने इसके बदले में साउथ की पोजीशन छोड़ रहे हैं तो ये मैं कहता हूं एक हम रिस्क ले रहे हैं चाइना पर भरोसा करके, जो सही नहीं है मेरे राय में। जनरल साहब आज की घोषणा से इत्तेफाक नहीं रखते, उन्हें लगता है कि शायद ठीक नहीं हो रहा है। मेरे साथ में अशोक सज्जनहर साहब हैं, पूर्व राजदूत हैं, कूटनीतिक मसलों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। उनसे पहला सवाल जो है मेरा वो अतीत अनुभव के साथ है। सज्जनहर साहब, भारत के संदर्भ में ये पीड़ा समय समय पर व्यक्त की जाती है कि हमारे जवान मैदान में जीतते हैं और हमारे नेता टेबल पर बैठकर हार जाते हैं। पर इस बार तो टेबल पर जवान ही बैठे, फौजी अधिकारियों के द्वारा ही बातचीत थी। आज का जो ये समझौता है, इसको किस रोशनी में देखें? समझौते से कुछ हासिल किए या कुछ खो दिए? देखिए, हासिल करने का हिमांशु जी प्रयास किया था चीन ने, हमने उनको कुछ हासिल नहीं करने दिया। मेरा यहां तक जो समझ आती है, हमने वहां पर देखिए ना तो ट्रांसग्रेशन किया था ना कोई अग्रेशन किया था।
हम नहीं गए थे दूसरी तरफ जो हम वहां पर कुछ हासिल करना चाहते थे। हम तो उनको रोकना चाहते थे जो हमारे पास रहना चाहिए, और वो हमारे पास जो है वो उसको लेने में सक्षम नहीं हो, उसमें वो सफल नहीं हो। देखिए, मैं दो चीजें कहूंगा। एक तो जो अभी तक जो बातचीत का जो लब्बो लबाब सामने आया है, जितना कुछ मालूम चला है, देखिए हम स्पेक्युलेट करने को तो बहुत कुछ स्पेक्युलेट कर सकते हैं हिमांशु जी, परंतु जहां तक मैं ये समझता हूं, जैसे मैं जनरल राज कादियान साहब का मैं अभी सुन रहा था, वक्तव्य सुन रहा था, और राजनाथ सिंह जी का भी वक्तव्य सुना लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में, और देखा जो उन्होंने क्या कहा। देखिए, कहीं भी मेरे विचार से उन्होंने ये नहीं कहा है जो हमने स्ट्रेटेजिक हाइट्स 29 और 30 अगस्त को साउथ बैंक पेंगोंग लेक पर हमने ली थी, वो हमने देने जा रहे हैं, क्योंकि वो तो था जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सामरिक महत्व रखता है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बहुत ज्यादा रखता है, और मेरे विचार से उसको हम इक्वेट, मेरा अपना ख्याल है, उसको हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं जो वो नॉर्थ बैंक पेंगोंग लेक पर जो 4 से लेकर 8 तक वो पीछे चले जाएं। फिर भी देखिए, वहां पर सड़क तो बनी हुई है। अगर उन्होंने अपना जो टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर भी दिया, वहां पर आने में, ट्रक्स वगैरह से आने में इतना ज्यादा देरी नहीं लगेगी। तो मेरे विचार से मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है अपने आर्मी कमांडर्स की सूझबूझ पर, क्योंकि उन्होंने ही नेगोशिएट किया है। देखिए, जो बातचीत हुई है वो डिप्लोमेटिक लेवल पर 5-6 बारी मुलाकात हुई है, और आर्मी कमांडर्स, कोर कमांडर्स की वहां पर मुलाकात हुई है जो 9 बारी, और यही कहा गया है जो समझौता वहां पर निकला है आर्मी कमांडर्स के बीच में, उसी के तहत ये जो विड्रॉल हो रहा है। तो जो वहां पर आर्मी कमांडर्स हैं, मुझे पूरा यकीन है, जो उनको भी मालूम है जो इसका कितना महत्व है। ये जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं, हम गारिसन को देख सकते हैं, सारी हमने कैसे उनके ऊपर कंट्रोल किया, और उसी से हमारी जो नेगोशिएटिंग लेवरेज है, नेगोशिएटिंग पोजीशन है, वो काफी मजबूत हुई, और इसीलिए चीन को भी बाध्य होना पड़ा सीरियसली नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए और हमारे से बात करने के लिए। अदरवाइज जब तक उसके पास नॉर्थ बैंक था पेंगोंग लेक का। आपके पूरी बातचीत के आधार पर मैं 2 सवाल आपसे करना चाहता हूं। एक, आपने कहा कि चीन जो हासिल करना चाहता था हासिल नहीं किया, तो पहला सवाल तो आपसे यह है कि हमारे देश के सम्माननीय पूर्व सेनाध्यक्ष और वर्तमान में सरकार के मंत्री वीके सिंह साहब का भी 2-3 दिन पहले एक बयान आया था कि क्या चीन के संदर्भ में इतनी हाय तौबा मचाते हो, अगर 10 बार उन्होंने हमारी सीमा का अतिक्रमण किया है तो हम लोगों ने 50 बार सीमा का अतिक्रमण किया है। सम्माननीय पूर्व सेनाध्यक्ष और वर्तमान मंत्री के इस बयान को चीन ने बड़ी संजीदगी के साथ तुरंत लपक लिया और पूरी दुनिया में यह बताने की कोशिश की कि जो भारत अभी तक यह बताता था कि वो अतिक्रमण करता नहीं है, उनका अपना मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष स्वयं बयान दे रहा है कि हमने 50 से ज्यादा बार सीमा का अतिक्रमण किया है। क्या आप इसे खोना नहीं मानते? एक सवाल राजदूत रहने की दृष्टि से आपसे मेरा यह है। दूसरा, आपसे सवाल इस बात का है कि हम पेट्रोलिंग करते थे फिंगर 8 तक, इस समझौते के तहत हमने अपने पेट्रोलिंग के अधिकार को खो दिया है। क्या इसको लेकर आपको नहीं लगता है कि कहीं कमजोरी, कहीं चूक हमारी है? प्रश्न पूछे हैं। एक तो जो ठीक है, जो अब जनरल वीके सिंह साहब ने कहा, तो आपका जो दुश्मन है वो जो आप कुछ ऐसी बात कहेंगे जिसमें ढील होगी तो वो उसका पूरा फायदा उठाने का प्रयास करेगा, जो कि चीन कर रहा है, तो उसने वो किया है। परंतु मैं ये भी समझता हूं, देखिए वो जनरल थे, आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, अभी वो एक पॉलिटिशियन के रोल में है, और मैं समझता हूं जो इनका ये जो बयान आया है ये ज्यादा पॉलिटिकल बयान था, टू सी का माइलेज, जो देखिए हमने भी कोई कभी कमी नहीं की, अगर उन्होंने किया है, वो उन्होंने नहला है तो हम दहले पर हैं। तो आई थिंक इट वाज मोर अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट रादर देन अ ट्रू स्टेटमेंट जो जमीनी तौर पर, जमीनी स्तर पर क्या हुआ है। दूसरी बात आपने जो कही, क्या हमने वो नहीं खोया है, अपना अधिकार नहीं खोया है। देखिए, अगर ये जो स्टेटमेंट की गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की,
वो की गई है उन्होंने कहा है जो ये टेम्पररी चीज है, जब तक कि ये पूरा विड्रॉल नहीं हो जाता तब तक रहेगी। और चीन भी जो कि वहां से फिंगर 8 से लेकर, वो तो क्लेम करता है जो उसका एरिया है फ्रॉम फिंगर 8 से नहीं, फिंगर 1 तक आता है उसका एरिया, तो उसका जो पेट्रोलिंग राइट्स था फ्रॉम फिंगर 8 टू फिंगर 1 वो भी टेम्पररीली एक तरफ रखा गया है। तो दोनों ने कहा है जो टेम्पररीली हम इसको साइड में रखते हैं, दरकिनार करते हैं, और जब ये सब थोड़ा सा डिसएंगेजमेंट हो जाता है तो उसके बाद फिर से इसको बहाल किया जाएगा, इसको आपकी पेट्रोलिंग को बहाल किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं जो टेम्पररीली आपने वो वहां पर अधिकार खोया है, परंतु चीन ने भी उतना या उससे ज्यादा अधिकार खोया है, जिसको मैं उम्मीद करता हूं जो आगे चलते हुए इसको बहाल किया जाएगा। जी हिमांशु जी। सज्जन साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने बड़ी आसानी से पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह जी के बयान को कहा कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। जनरल वीके सिंह साहब आज सेनाध्यक्ष नहीं है, आपकी ये बात ठीक है, लेकिन वह भारत की सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हैं। उनके बयान को महज एक राजनीतिक बयान क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझा जाएगा जिस पोजीशन पर वो है, या आप बतौर पूर्व राजदूत महसूस करते हैं कि कूटनीतिक दृष्टि से एक भूल, एक चूक, एक कमी, एक गलती हमारे स्तर पर हुई है जो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिए परेशानी का सबब हमेशा ही रहेगी? कि भारत के एक जिम्मेदार मंत्री ने खुद कहा है कि हम 50 बार से ज्यादा अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके दूसरे देश में दाखिल हो गए। देखिए, बात ऐसी है जो ऐसे कमेंट्स किए जाएं तो जैसे मैंने कहा, आपके दुश्मन तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे ही, परंतु उसके विरुद्ध हम 10-20 और ऐसे कमेंट्स कर सकते हैं जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आपके सीडीएस हैं और सब है, उन्होंने कहा है हमने जो हमारी रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हम वहीं तक गए हैं, उसको हमने कभी क्रॉस नहीं किया है। तो एक वहां पर ठीक है, आप कहिए स्लिप ऑफ द टंग और वट एवर अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट और वट एवर इट इज, जो असल क्या उनका मंशा था वो मैं तो नहीं जानता हूं, वो तो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। परंतु उसके विपरीत हम 20 और स्टेटमेंट्स बता सकते हैं, बड़े हमारे जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो अभी उन्हीं कामों को देखते हैं, क्योंकि अभी जो है उनका ये काम नहीं है, नीदर इज इन डिफेंस नॉर इज इन लुकिंग आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो उनका तो कोई रोल नहीं है इसमें। परंतु और जो अभी इस काम को देख रहे हैं, करते हैं, उनकी आप दर्जनों ही स्टेटमेंट देख सकते हैं जिसमें हमने कहा हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जो हमारा परसेप्शन है हिमांशु जी, उससे हम आगे नहीं गए हैं, और वही दैट कंटिन्यूज टू बी आवर स्टैंड। इससे हमारा स्टैंड बदल तो नहीं जाता है, जो उन्होंने कहा है या जो कोई ऐसे कहते हैं तो उससे स्टैंड तो नहीं बदल जाता। देश का स्टैंड तो वही रहेगा जो जिम्मेदाराना व्यक्ति है उस समय उस पोजीशन पर है, जो वो कहता है वो है ऑफिशियल स्टेटमेंट, वही हमारा ऑफिशियल स्टैंड है उसके ऊपर। सज्जनौर साहब का कहना है कि वीके सिंह साहब की बात को केवल राजनीतिक रूप से देश में देखा जाए, देश के लोगों का हौसला रहे, देश के लोगों को लगे नहीं नहीं हम एक मजबूत हाथों में देश को सौंपे हुए हैं। ऐसे मजबूत हाथों की पैरवी करने के लिए हमारे साथ में धर्मलाल कौशिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। धर्मलाल जी, बड़ी उम्मीदें थी आपकी पार्टी और आपकी सरकार से, स्पष्ट बहुमत की, मजबूत नेता, मजबूत सरकार, विश्व स्तर का नेता, इन सारी बातों के साथ में हम तो उम्मीद करते थे कि जो आप हमें पिछले 50 साल से बता रहे हैं नेहरू जी की भूलों के संदर्भ में, उन भूलों को आप सुधार देंगे। अक्साई चीन के रूप में जो 38,000 किलोमीटर एरिया चीन के कब्जे में है, उसे वापस भारत में मिलवा देंगे। ये क्या, आप तो जो कुछ हमारे पास था उसकी पेट्रोलिंग का अधिकार खोकर भी बहादुरी बता रहे हैं। कैसा विरोधाभास है, कहां जाए हम लोग? मुझे लगता है कि इसमें कहीं विरोधाभास नहीं हिमांशु जी। अभी हमारे रिटायर्ड कर्नल साहब और बाकी हमारे जो आपके सामने उसको स्पष्ट किए हैं, और स्पष्ट करने के बाद में कि आपने जहां एक तरफ ये कहा है कि हम ये कहीं खोए तो नहीं है, हमारी कहीं चूक तो नहीं हुई है, और उस जो चूक के हमको आगे उसका परिणाम भुगतना तो नहीं पड़ेगा, कि ये जो गलतियां हुई हमारे से, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे रिटायर्ड अधिकारियों के द्वारा जो बातचीत जो आई है,
और निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से सारी बातों को उनमें रखने का प्रयास किया गया है। और मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से चाहे वीके सिंह जी के द्वारा हो या हमारी सरकार के द्वारा हो कि चाइना को लेकर के कोई गलती करे और इस देश के जो प्रतिष्ठा है उसको हम धूमिल होने दें या किसी प्रकार से हम हानि पहुंचाएं। ना हमारी सरकार की मंशा है, ना हमारी सरकार की नीयत है। आज इसीलिए आप देख रहे हैं कि जहां पर जो बातें अभी आई है कि पीछे हटने की बातें हैं, मुझे लगता है इसके पहले भी सरकारें बहुत सारी रही हैं, लेकिन आखिर क्या होता था और कैसे धीरे धीरे करके हमारे जमीनों पर कब्जा रही है। लेकिन आज तो हर मोर्चे पर हमारी सरकार पूरे सफलता के साथ में, पूरे निडरता के साथ में ये प्रयास किया है कि हम उसको हर मोर्चे पर हम विफल करेंगे और उसको जो जवाब देने का है तो हम जवाब देंगे चाइना को, न केवल बॉर्डर के ऊपर में बल्कि जिस प्रकार से चाइना की नीति रही है उस चाइना को नीति को लेकर के केंद्र के सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई, जो जहां जो चाइना के बहुत सारे जो बिल लगाए गए, एप्स पर बिल लगाए गए, इस देश की जनता में जागरूकता लाई गई। चाइनीज जो मार्केट में जो उनकी दखल रही है इंडिया में, निश्चित रूप से उसको कमी करने का प्रयास हुआ और देश में एक जन जागरण भी हुआ चाइना को लेकर के, हिंदुस्तान को लेकर के कि हमको अपने देश को यदि मजबूत करना है, हमको अपने देश को बढ़ाना है तो अपने माल को, अपने प्रोडक्शन को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमको दूसरे देशों के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। और जो अभी तक लगातार हमने उसको आर्थिक रूप से जो मजबूत करने का काम जो किया था, कहीं न कहीं केंद्र सरकार में मोदी जी के आने के बाद में जो आर्थिक रूप से जो उनको मजबूती मिलती रही है, इस देश के जनता में स्वाभाविक रूप से जागरण हुआ है कि हम ऐसे लोगों को मजबूत करने से हमको जो नुकसान हो, ऐसे लोगों को मजबूती हमको नहीं करनी चाहिए। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण इस हिंदुस्तान में आपको दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में जहां तक जो मंत्री जी की जो बात है वीके सिंह जी की, कि जो बयान की आपने बात किया है, बहुत सोच समझ करके उन्होंने बयान दिया है कि हमारे देश के चाहे हमारे जो सेना हो, सेना का मनोबल बढ़ना चाहिए, हिंदुस्तानियों का मनोबल बढ़ना चाहिए और ये कहीं हमको किसी से घबराने की आज आवश्यकता नहीं है। हम सामरिक रूप से, सैन्य रूप से उतने हम मजबूत हुए हैं, आत्मनिर्भरता की ओर हम आगे बढ़े हैं और मुकाबला करने के लिए भी हम तैयार हैं। आज जो कहीं न कहीं ये बातें आ रही है कि पीछे हटना चाहिए, चाहे हिंदुस्तान की सेना हो या चाइना की सेना हो, तो कहीं न कहीं हिंदुस्तान ने अपना ये जो परफॉर्मेंस दिखाया, अपना जो प्रभाव दिखाया है और ये बता दिया है कि हम आपसे दबने वाले नहीं हैं, हम आपसे कमजोर नहीं है और जैसा आप जवाब चाहते हो वैसा हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इसी कारण ये जो अंतिम अभी जो दौर की जो मेरे सवाल है आपसे, मैं माफी चाहूंगा धर्मलाल जी आपको बीच में रोकने के लिए, किस आधार पे इतनी दमदारी की बात आप कर रहे हैं? क्या हासिल कर लिया हमने? चीन अभी भी जाने कितनी जगहों पर बैठा हुआ है। सारे रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पेंगोंग का इलाका इतना महत्वपूर्ण नहीं, उससे ज्यादा तो डेप्सोंग इलाका है जहां के संदर्भ में कोई बात अभी तक नहीं कही गई। एक बात। दूसरा, जून की इस घटना से पहले भारत का अधिकार रहता था कि वो फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग किया करता था। समझौते की टेबल पर हमने कह दिया हाँ भाई, हम फिंगर 3 से फिंगर 8 तक अब पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। इसको हम दमदारी के रूप में समझे? ये आपसे सवाल है। और तीसरा, आपसे जानने का में दिलचस्पी है, जिस तरीके से अतीत की गलतियों को तमाम मंचों से आप और आपकी पार्टी के तमाम जिम्मेदार नेता व्यक्त करते आए थे, हमें तो उम्मीद जगी थी कि कश्मीर का जो कब्जे का इलाका है पाकिस्तान वाला, वो आप हमारे साथ में मिलवाने वाले हैं। अक्साई चीन बस कुछ ही दिनों की बात है, वापस भारत का होने वाला है। ये सब तो छोड़िए, जो है उसमें से भी हमें दिख रहा है कि कहां हम फंसते जा रहे हैं। क्या कहेंगे? हमारी उम्मीदों पर इतना पानी क्यों फिर रहा है? हिमांशु जी, अभी जो हमारे जो सेना के कमांडर स्तर पर जो बातचीत हुई है और बातचीत करने के बाद में कभी भी हमारा सेना ये नहीं चाहेंगे कि हमारा देश कमजोर हो। और जो भी उनके बातचीत के जो नतीजे भी आए हैं जी,
मुझे नहीं लगता उससे हमने कोई खोया है, और ना भविष्य में हम कोई खोए। ऐसे हमारी कोई शर्तें होंगी या उनके शर्तें को हम मानने के लिए बाध्य हो, या उसके लिए हमको वहां पर रुकना पड़े, हमको विचार करना पड़े, मुझे नहीं लगता इसके विचार करने की आवश्यकता है। यदि हमारे सेना के कमांडर लोगों ने जो बातचीत किए हैं और बातचीत किए हैं तो भारत के पक्ष में और भारत के हित में, कि क्या आने वाले समय में इसका जो और परिणाम हो सकता है, आने वाले समय में हम इसमें क्या आगे हम जा सकते हैं, क्या इसके अच्छे परिणाम आने की जो संभावना है, उन सारी बातों को लेकर के दूरदृष्टि के साथ में ये सारी बातचीत हुई है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम उसमें कुछ खोने की बात करें और हमने कुछ खोया है। तो धर्मलाल जी को लगता है बिल्कुल ठीक तरीके से बातचीत हुई है, कुछ खोने का सवाल ही नहीं उठता है, राष्ट्र बिल्कुल सुरक्षित है, इस भरोसे के साथ में हमें रहना चाहिए। हरेंद्र मलिक जी मेरे साथ में हैं। राहुल गांधी सरकार के हर बयान के बाद खिलाफत का बयान देते ही हैं, ट्विटर के माध्यम से आज भी दिया है। मलिक साहब, लंबी मशक्कत के बाद कुछ खबर आई है, सत्तारूढ़ दल बता रहा है बहुत अच्छी खबर आई है, फिर भी आप लोगों को संतोष नहीं है, क्या परेशानी है? इस सरकार की कोई सफलता भाती क्यों नहीं आपको? द्विवेदी जी, अगर सफलता हो तो भावे भी ना, ये सफलता भी जनरल कादियान ने आपको बताया कि हम लूजर हैं जी। और बड़े लूजर हैं इस समझौते पर। ये समझौता नहीं है, ये तो एक तरफा मामला है। हम लोगों ने चाइना से अपनी जमीन का 1 इंच भाग भी वापिस लिया, और बार बार ये कहकर के आवरण ओढ़ रहे हैं हमारे साथी जो भाजपा के बोल रहे हैं कि सेना के अधिकारियों ने फैसला किया है। जी। जनरल साहब मेरे से बेहतर जानते हैं, पर मैं भी जितना मुझे तुच्छ जानकारी है मैं इतनी जानता हूं, जब पूरी ब्रीफिंग सरकार को की जाती है आज की दौर की वार्ता में क्या हुआ क्या नहीं। हमारी फौज जो है वो दुनिया की सबसे बहादुर और सबसे ज्यादा अनुशासित फौज है। आप फौज का आवरण ना उड़े। और जहां तक बात ये कह रहे हैं, तो हमें तो यही समझ में नहीं आता। आज इन्होंने स्वीकार किया कि चाइना कुछ हिस्सा छोड़ने को तैयार हुआ, मेरे तो वो भी याद है और आपके पास तो रिकॉर्डिंग होगी, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 इंच जमीन भी हमारी भूमि पर किसी का कब्जा नहीं हुआ, और माननीय डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि हाँ चाइना ने कब्जा किया है। तो विरोधाभासी बयान तो ये देते रहते हैं, तो इनकी फितरत है। जो साथी बोल रहे थे शायद इनका कुछ नहीं लूटा होगा, पर मुझे दुख है साहब आपको, भारत के रक्षा मंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि हमारी जमीन पर कब्जा हुआ है, एक बात। दूसरा, मेरा आपसे सवाल यह है कि कम से कम वर्तमान की जो सरकार है वह अपनी जमीन बचाए रखने के लिए लड़ती तो दिख रही है, जूझती तो दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के राज में यह बात तो सच्चाई है कि 38,000 किलोमीटर जमीन चीन ने हमसे दबा ली। तो फिर भाजपा के नेतृत्व की सरकार की सराहना करने के स्थान पर आप सवाल ही उठाना चाहते हैं, आपकी पार्टी के नेता भी सवाल उठाना चाहते हैं। 38,000 किलोमीटर जमीन खोने वाली पार्टी किस नैतिक अधिकार से सवाल उठा रही है जब जमीन को लेकर लड़ाई लड़ रही है वर्तमान सरकार? ये सवाल सहजता से जहन में आता है। कुछ कहना चाहेंगे मलिक साहब आप इसमें? और प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, मेरे लिए भी उतने सम्मानित है। ये बॉर्डर पर सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर तो ये शाहपुर बॉर्डर पर कटीली बाढ़ लगवा रहे हैं, बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर रहे हैं, और चाइना से डर कर के एक तरफ चले आते हैं। और जहां तक वीके सिंह जी के बयान की बात है, मैं तो जो अभी आपके पूर्व राजदूत महोदय बोल रहे थे, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। उन्होंने ऐसा कह दिया, क्या राजनीतिक लोग जोकर होते हो कि ये राजनीतिक आदमी के रूप में इसका बयान है? वो भूल गए इस मुल्क का राष्ट्रपति भी राजनीतिक आदमी है, इनकी नियुक्ति भी राजनीतिक आदमी ने की थी, और राजनीतिक वातावरण है हमारे यहाँ, डेमोक्रेटिक सेटअप है, पॉलिटिकल सेटअप। यहाँ राजनीतिक आदमी जब आता है तो शपथ लेता है और ज्यादा जिम्मेदार हो जाता है। वीके सिंह साहब ने जो कहा और मंत्री के रूप में जो कहा, वो और भी देश को सर्वसार करने वाला है। सत्यता ये है कि हम अहिंसावादी देश से, हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी पार्टी की पॉलिसी नहीं होती। सरकार में अगर सरकार जाकर के पाकिस्तान या चाइना या बांग्लादेश के साथ बात करती है तो पूरा देश बात करता है। आज जो कुछ हुआ है, हम इसमें हमें कुछ नहीं मिला, बल्कि उन सेना के जवानों का बलिदान हमने भुला दिया जो सेना के जवानों ने अपनी शहादत दी थी। वैसे ही सरकार से कोई गिला नहीं हमें रहता। इन्होंने पुलवामा कांड में
सतपाल मलिक जो ऑनरेबल गवर्नर थे, उन्होंने एक बयान दे दिया था कि वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक हुई है, तो उसको वहां से गवर्नर से हटा दिया था, गोवा भेज दिया था। और मुझे ये भी जानकारी है कि अर्णव गोस्वामी की जो वो आई है रिकॉर्ड, उसमें पुलवामा कांड की तरफ कहाँ इशारा हो रहा है? तो सेना का, जमीन का और भारत की असमत का, भारत की इज्जत का इन्हें कोई लेना देना नहीं। इन्होंने यहाँ भी व्यापार ठूस दिया। अरे मैं बता रहा हूँ कि माननीय साथी जो हम बता रहे हैं, बड़े सम्मान के साथ उनसे विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि क्या एक बता पाएंगे कि सरकार ने उसके बाद चाइना को टेंडर नहीं दिए, ठेके नहीं दिए चाइना को, चाइना से परचेजिंग नहीं हुई? ये कहने मात्र से केवल जनता को, ये तो हर चीज को भुनाने का काम करते हैं। आज सत्यता यह है कि हमें इस फैसले से कुछ नहीं मिला, हमारा सम्मान अंतर्राष्ट्रीय जगत में गिरा है और हमने अपने भूभाग को, जो फिंगर 1 से 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे, वो चली गई। महत्वपूर्ण जो सामरिक महत्व के दूसरे स्थान थे वो चले गए। और हमें बड़े मन से जो हमारे फौजी अफसर हैं, जनरल कादियान जो कह रहे हैं, उसे स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने देश की सेवा की है, वो हमसे बेहतर जानते हैं और मैं उनकी बात से सहमत हूँ 100% कि वी आर नॉट गेनर, वी आर लूजर। उनकी बात से सहमत है मलिक साहब। सरकार के प्रयासों को खारिज कर रहे हैं, सरकार के बयानों को खारिज कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बार फिर राज कादियान साहब के पास आता हूं और धर्मलाल कौशिक जी ने जो बात कही कादियान साहब, उसकी रोशनी में आपसे उत्तर की अपेक्षा करता हूं। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी फैसले हो रहे हैं वो फौज के कमांडर बैठकर और परस्पर सहमति के आधार पर फैसले ले रहे हैं। आप तो स्वयं इतने बड़े अधिकारी रहे हैं, जानना चाहेंगे कि देश की सीमा पर कैसे हालात रहे, हम कहां तक जाएंगे, कहां तक नहीं जाएंगे, हम किस हिस्से में रहेंगे, किस हिस्से में नहीं रहेंगे। ये सारे फैसले लेने का अख्तियार इस देश में फौज के अधिकारियों को है। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं, सरकार के स्तर पर कोई अनुमोदन, कोई मार्गदर्शन की जरूरत नहीं रहती है। जो कुछ भी है वो सेना के स्तर पर ही फैसले लिए जाने की और देश की सरहद तय करने की छूट सेना को हासिल है। जिस तरीके से हमारा डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर है, सेना पूरी तरीके से उन पर हुक्म मिलता है, वो रास्ते करते हैं। कादियान साहब, आपसे क्या कोई वॉइस क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है? मैं आपके साथ दोबारा चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सज्जनहार साहब के पास में चलता हूं। सज्जनहार साहब, आपसे जानने में दिलचस्पी मेरी इस बात को लेकर है कि इतने गंभीर मसले के स्तर पर हमने बात की, सैन्य स्तर पर, विदेश मंत्री के स्तर पर भी बात हुई, पर पिछले 6 साल से इस देश को यह बोध कराया है धर्मलाल कौशिक जी जैसे भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कि नरेंद्र मोदी जी को आप छोटा मोटा व्यक्ति के तौर पर आकलन मत कीजिए। वह केवल इस देश का नेता नहीं है, बल्कि विश्व के स्तर पर स्वीकार्य नेता है, एक ग्लोबल लीडर है, एक ग्लोबल लीडरशिप है। दुनिया के तमाम नेता नरेंद्र मोदी से मिलकर अपने आप को सौभाग्य मानते हैं और हम भारतवासी इसमें गर्व की अनुभूति करते हैं। इतना अहम मसला, 8 या 10 महीने हो गए, चीन के साथ रिश्ते हमारे किस दौर में है उसको लेकर सवाल रहता है। क्या कारण रहा कि देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, जिनके साथ इतने मधुर संबंध हम पिछले 4-5 साल में देखते थे, इस मसले पर बात नहीं की? देश की सरहद पर इतने लंबे समय से तनाव है, तब भी बात नहीं। तो बतौर पूर्व राजदूत आप रोशनी डालें कि कब बात करते हैं ऐसे नेता, किस तरीके से बात करते हैं, ताकि हम समझ पाए कि बातचीत का स्तर ऐसे माहौल में होता है, इस माहौल में नहीं। देखिए हिमांशु जी, मेरे विचार से बिल्कुल ठीक किया जो बात नहीं की। इसका मतलब अगर वो बात की पहल करते तो इसका सारे जगह संदेश यही जाता जो भारत बैकफुट पर है, वो दबा हुआ है और वो कुछ अपनी पैरवी करने के लिए वहां पर जा रहे हैं। देखिए, हर चीज की बात करने के लिए एक लेवल होता है जो किसके साथ आप बात करेंगे और कैसे आप बात करेंगे, किस समय। वही आपका प्रश्न था। देखिए 2017 में जब डोकलाम का इंसिडेंट हो रहा था, तब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई वहां पर अस्ताना में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में।
और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे कहा, उसी टाइम आपने ये आपके प्रोग्राम में बहुत बार आया होगा, अस्ताना कंसेंसस डेवलपमेंट हुआ, जो हम अपनी डिसएग्रीमेंट्स को डिस्प्यूट में नहीं बदलने दें। देखिए, प्रयास पिछले 6-7 साल में प्रधानमंत्री मोदी का यही रहा है। चीन हमारा एक बड़ा पड़ोसी है, बहुत उभरती शक्ति है, हमें उसके साथ मधुर संबंध रखने चाहिए। केवल भारत का ये नजरिया नहीं, पूरी दुनिया का यही नजरिया था। परंतु चीन ने जो अपना, जैसे कहते हैं, अग्रेसिवनेस, मसल फ्लेक्सिंग, उसने ये कोविड के बाद उसने शुरू किया। अब ये तो आप बातचीत कर सकते हैं जो क्यों किया, कैसे किया, उसके सामरिक ऑब्जेक्टिव्स थे इसमें। परंतु हमने अपनी तरफ से बात हुई। देखिए, जब 15 जून को गलवान में यह हादसा हुआ, हमारे विदेश मंत्री ने अपने काउंटर पार्ट से 17-18 जून को बात की। उसके तुरंत बाद 22-23 जून को उन्होंने वहां पर अजीत डोवाल जी ने अपने काउंटर पार्ट से बात की। उसके बाद सितंबर में, आपको याद होगा, मॉस्को में 4 सितंबर को दोनों रक्षा मंत्रियों की बात हुई। दोनों वहां पर एससीओ की मीटिंग में गए हुए थे और कमांडर्स की बात हो रही है। एक और जो है डिप्लोमेटिक सेटअप है, WMCC, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, उसकी भी 6-7 बारी वो डिप्लोमेटिक लेवल पर है, राजनयिक स्तर पर है, वो 6-7 बारी उसकी मुलाकात हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से जहां जहां बात होनी चाहिए वहां बात हुई। अगर प्रधानमंत्री टेलीफोन उठाकर बात करते उनसे, तो यही इससे वो मैसेज जाता जो भारत को कुछ चाहिए, वो उनका मुकाबला करने में, चीन का मुकाबला करने में सरहद पर वो कामयाब नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारी तरफ से ये टेलीफोन जा रहा है। मेरे दो सवाल हैं सज्जनहार साहब, बतौर कूटनीति विशेषज्ञ आपसे समझना चाहता हूं। आपने इस बात की सराहना की है फैसले की कि अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने चीन के राष्ट्रपति से बात नहीं की, उस राष्ट्रपति से बात नहीं की जिसके संदर्भ में 5 साल तक यह बोध था कि वो तो बड़े परम मित्र हैं, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी मित्र से बात नहीं। इसके संदर्भ में आपसे समझना चाहूंगा। और दूसरा आपसे जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 50 साल से इस देश को यह बताया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस देश के सम्मानीय पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की भाई जीवन में। और वो गलती उन्होंने ये की कि चीन पर भरोसा किया, चीन के साथ संबंध रखे, और उसका परिणाम किस रूप में आया। 5-6 साल करिश्माई नेता नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कोशिश की। तो क्या इतिहास के पन्नों में अब नेहरू जी के साथ में मोदी जी का भी नाम, धर्मलाल कौशिक जी जैसे नेताओं को शामिल करना पड़ेगा कि चीन पे भरोसा करके गलती करने की परंपरा इस देश में चल निकली है? पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अब माननीय नरेंद्र मोदी जी। कुछ कहना चाहेंगे सज्जनहार साहब आप? देखिए, जो आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रश्न पूछा है, तो उन्हीं के नुमाइंदे हैं, इतने सीनियर आपके पास लीडर हैं, तो उन्हीं को ये सवाल दीजिएगा। मुझे क्यों कहते हैं ये सवाल का उत्तर देने के लिए। परंतु मैं आपको 2 चीजें इसमें बताना चाहूंगा आपके प्रश्न के बारे में। देखिए, जो भी होता है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कोई परम मित्र नहीं होता है। आपके जो सुप्रीम होते हैं, आपके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, आपके निजी हित होते हैं। अगर मेरा हित बनता है आपसे मित्रता करने से, तो मैं आपसे दोस्ती करूंगा। देखिए, यही गलती हमारे यहाँ के लोग बहुत करते हैं। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं, जो वो कहते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ देखिए कितनी अच्छी मित्रता थी, अब उनके बाइडेन के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, वो था इन हिज पोजीशन कैपेसिटी एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और जो भी राष्ट्रपति होगा, उसके पहले बराक ओबामा थे, उनको उन्होंने बुलाया यहां पर एज चीफ गेस्ट ऑफ हमारे रिपब्लिक डे पर। पहले राष्ट्रपति थे जो कि 2 अमेरिका के राष्ट्रपति जो 2 बार भारत में आए। तो उनके संबंध बराक ओबामा के साथ भी उतने ही मधुर थे, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी उतने ही मधुर थे, और जो बाइडेन के साथ भी उतने ही मधुर होंगे। तो पॉइंट जो मैं कह रहा हूं, माफी चाहूंगा सज्जनहार साहब, आपका बहुत लंबा तजुर्बा है, इसलिए आपके इस तर्क के आधार पर एक सवाल करने का मन हो गया। आपने 73 साल के आजादी के दौर के भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखा है। ट्रंप के लिए हमने नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। सज्जनहार साहब, थोड़ा रोशनी डालेंगे कि इस देश ने इससे पहले और किन देशों में चुनावों के मद्देनजर ऐसा नारा दिया? अगर दिया तो थोड़ा जानकारी साझा हो जाए, हम लोगों को ज्ञान वृद्धि होगी।
देखिए हिमांशु जी, अगर आप इसके बारे में अपने आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं तो मैं बताने के लिए बिल्कुल। देखिए, जब ह्यूस्टन में हाउडी मोदी का जो कार्यक्रम था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था? उन्होंने आते हुए चुनाव के बारे में नहीं कहा था। उन्होंने कहा था जब 2016 का चुनाव हो रहा था, तब ट्रंप साहब को एक इंडियन कम्युनिटी के फंक्शन में उन्होंने स्वयं कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का नारा 2020 के इलेक्शन के लिए नहीं था। आप फिर से अपना वो प्रोग्राम देख सकते हैं। उन्होंने कहा जब 2016 का इलेक्शन हो रहा था, तब एक इंडियन डायस्पोरा, इंडियन कम्युनिटी के फंक्शन में राष्ट्रपति ट्रंप ने बिल्कुल वही नारा जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था 2014 में, उन्होंने 2016 में उसको दोहराया। तो इसीलिए ये हमको गलती नहीं करनी चाहिए जो वो उनका समर्थन कर रहे थे। ठीक है, अगर वो राष्ट्रपति बनकर आते, देखिए राष्ट्रपति ट्रंप कोई इतने आसान उनके साथ काम करना नहीं था। मैं कहूंगा ये बहुत महत्वपूर्ण था जो प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ अच्छा काम किया। दुनिया के बहुत से लीडर, एंगेला मर्केल, मैक्रोन, ट्रूडो, कोई भी उनके साथ काम नहीं कर पाया। हमको ये प्रसन्नता होनी चाहिए जो उनके समय में भी, ट्रंप के समय में भी, हमारे जो संबंध थे अमेरिका के साथ वो और आगे बढ़ते। बड़ा ही रोचक तथ्य जो है हमारे साथ में सज्जनहर साहब ने साझा किया है कि ट्रंप जैसे कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी, एक अजीबोगरीब शख्सियत के साथ ये नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व की ही कुशलता थी कि इतने मधुर संबंधों के साथ हमने वो समय गुजार लिया। नहीं तो दुनिया के अन्य तमाम मजबूत देशों की क्या हालत और कैसे संबंध थे, उस पर हम लोगों को निगाह डालनी चाहिए। इस रोशनी के बीच में एक बार फिर मैं जनरल कादियान साहब के पास जाऊंगा और फिर जाके धर्मलाल जी के पास में। कादियान साहब से हमारी बातचीत बीच में अधूरी रह गई थी। कादियान साहब उस बात को ही पूरा करेंगे जो हम सीमा के संदर्भ में बात कर रहे थे कि क्या सारे फैसले लेने का अधिकार फौज के कमांडर्स को है इस देश के संदर्भ में? सरहद का निर्धारण कमांडर ही तय करेंगे, सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती? इस पर आपसे थोड़ी रोशनी की उम्मीद थी। द्विवेदी जी, ये कहा गया है कि इस बार जनरल साहब ने टेबल पर बैठ के खुद फैसला किया है। ये मानना सही नहीं है। हमारे सिस्टम में एक सैनिक, एक बेजुबान नागरिक है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि देश की सरहद के बारे में वो सरकार से हट के कोई निर्णय ले सके। ये सरकार का निर्णय है। सरकार उसको बताती है क्या बोलना है, क्या करना है। दूसरी बात, अगर ये पहला निर्णय है, रक्षा मंत्री ने कहा है कि 48 घंटे में शायद फिर मिलेंगे आर्मी कमांडर। अगर बाकी निर्णय पर चीन खरा उतरता है तो ये निर्णय सही है। अगर वो नहीं उतरता है तो ये निर्णय आज के दिन जैसा लगता है कि चीन भरोसा तोड़ेगा और निर्णय सही नहीं लगता। ये मेरी राय है। ये जनरल साहब की राय है, लेकिन मैं उस सवाल को लेकर जाता हूं जिसके लिए मुझे सज्जनहर साहब ने कहा कि ये सवाल मुझसे नहीं, भाजपा के जो वरिष्ठ नेता आपके साथ हैं उनसे पूछिए। तो कौशिक जी, आपसे ही जानना है, पंडित नेहरू का उदाहरण देते देते आपकी भी जिंदगी के 40 साल गुजर गए गलती के संदर्भ में। एक नया नाम जोड़ने में कितना साहस, कितनी दिलचस्पी, या इस बात को भूल जाना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि न किसी बात को भूलने की आवश्यकता है और न ही दोहराने की आवश्यकता है। मोदी जी जो स्टैंड लिए हैं आपके सामने में है, रक्षा मंत्री जी हमारे जो स्टैंड लिए आपके सामने में है, और हमारे सेना के ऊपर हमको पूरा भरोसा है। आज सैन्य शक्ति के बारे में मैंने कहा कि भारत के सब सराहना करते हैं और हमको तो उसके प्रति गर्व है। और इसलिए ऐसे समय में ये आपका कहना है कि जो 43,000 जो जमीन गई है, 38,000 गई है, उसको लाने की जो बात है, आप कहां पर खरा उतरे हैं जी। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां, हालात आपके सामने में है, और इन हालात में 2-3 प्रश्न हमारे सामने में आए। क्या उनसे संबंध बनाना चाहिए था? नेहरू जी ने धोखा खाया तो संबंध हम पूरी तरीके से तोड़ दे। संबंध बनाने के बाद में हमको धोखा मिलेगा। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि किसी भी देश के नायक से आप केवल इस आधार पर कि पहले हमारे संबंध हम धोखा खाए हैं इसलिए पूरे बाइकाट उसको कर दे और हम एकदम किनारे कर दे। मुझे लगता है कि यदि हमको अंतरराष्ट्रीय राजनीति में
अपने दखल बढ़ाना है, अपने को सुरक्षित रखना है, विश्व के पटल पर अपने को रखना है, तो निश्चित रूप से हमको पूरे संबंध तोड़ने के कभी संभव नहीं है कि पूरे संबंध को तोड़ करके हम राजनीति कर ले। और इसलिए प्रयास किया जाता है कि हमारा संबंध यदि अच्छे नहीं है तो मधुर हो, आने वाले समय में हम उससे धोखा न खाए, विश्वासघात हमको झेलना न पड़े। और जो स्थितियां रही है अपने आप को हम सेव करके कैसे चल सके, इसमें मोदी जी ने चाहे चाइना के मामले में हो या आपने जो अमेरिका की बात कही, और अमेरिका के बात को लेकर के जो ट्रंप सरकार की जो बात आई है, निश्चित रूप से दोनों देशों के जो संबंध, चाहे वो अमेरिका के और भारत के जो संबंध है, ट्रंप के हमारे राष्ट्रपति के उस समय के तत्कालीन स्थिति पर ये पूरा प्रयास हुआ कि हमारा संबंध अच्छा रहना चाहिए, चाहे विदेश नीति को लेकर के हो, चाहे आर्थिक नीति को लेकर के हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो राष्ट्रपति बने हैं उससे भी हमारा संबंध अच्छा होगा, क्योंकि कभी हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी राष्ट्र से मैं अभी अमेरिका पे नहीं जाऊंगा धर्म जी, थोड़ा चीन पे ही बात करते हैं। आपने बड़ी पते की बात कही, बड़ी व्यवहारिक बात कही, बड़ी तार्किक बात कही कि अतीत में ऐसा रहा है तो उसके कारण संबंध तोड़ नहीं दिए जाने चाहिए। हमारे यहाँ पे एक बात कही जाती है कि टेबल के इस तरफ बैठो तब पता चलता है कि फैसले कैसे लिए जाते हैं या कैसी चुनौतियां होती हैं। अब आप लोग टेबल के इस ओर आ गए हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि फैसले कैसे लिए जाते हैं। तो नेहरू की बड़ी भूल जो 40 साल 50 साल से आपने इस देश को बताई है, अब आपको समझ में आ रहा है कि वो भूल नहीं थी, वो परिस्थिति थी, ठीक वो परिस्थिति जिसका सामना पिछले 6 साल के दौरान आपने किया। देखिए, तत्कालीन स्थिति पर हम यदि गौर करेंगे और विचार करेंगे तो निश्चित रूप से लगातार भारत के ऊपर अतिक्रमण किया है वो, और अतिक्रमण लगातार करते गए हैं। लेकिन आज मोदी जी के आने के बाद में कम से कम ये तो हम कर सकते हैं कि जो उनकी नीति रही है, जो पॉलिसी रही है, कहीं न कहीं उनको हमने रोकने में सफल हुए हैं। और अब आने वाले समय में उनको रोकने के अलावा हम आगे कैसे बढ़े, ये सारा कूटनीतिक चर्चा और सारे चाहे राजनीतिक स्तर पर चर्चा हो या हमारे ऑफिसर की जो चर्चा हो, हमारी तो नीति यही रहेगी कि एक भी इंच हमारी ना जाए और हमारी जो गई हुई भूमि है उसको हम वापस कैसे ले। एक भी इंच जमीन हमारी ना जाए, ये धर्मलाल कौशिक जी का कहना है, मानना है उनका कि जो भी फैसले हैं बहुत बढ़िया हैं। पर हमारे साथ में सैन्य विशेषज्ञ के तौर पर मेजर जनरल रहे जीडी बख्शी साहब खासतौर पर जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी साहब, हमारी चर्चा लगातार चल रही है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के संसद में दिए बयान के संदर्भ में। आपकी पहली प्रतिक्रिया, आप उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य को और आने वाले समय की आहट को कैसे सुन पा रहे हैं और क्या महसूस कर पा रहे हैं? देखिए मैं बड़ा साफ कहना चाहूंगा कि हम जो है अपने देश की सरकार में विश्वास करते हैं, लेकिन हमको चीन और चीन की फौज का दो रत्ती विश्वास नहीं है, खासकर जो गलवान में हुआ था पिछले वर्ष उसके बाद। वो धोखेबाज हैं और मैं तो अभी 48 घंटे वेट करना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि चीन की फौज जो कह रही है वो कर रही है कि नहीं। दूसरा, हमारी सोच में व्यक्तिगत राय मेरी ये है कि ये सारा तमाशा चीन ने शुरू किया था और उसको उल्टे बांस बरेली को पड़ गए थे, लेने के देने पड़ गए थे चीन को। और क्योंकि हमने उसको टैंक फॉर टैंक, गन फॉर गन, सोल्जर फॉर सोल्जर मैच कर दिया था। और पिछले साल अगस्त में हमने बहुत अच्छी बढ़त हासिल करी, जैसे को तैसा किया साउथ पंगोंग सो में, यानी जो कैलाश रेंज में हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, मगर हिल, गुरुंग हिल, राय हिल और अपना रेजांगला, ये सारी पहाड़ी जो हमने पकड़ ली, जो कि उसकी मोल्डो गैरिजन के ऊपर डोमिनेट करती, मतलब सारा हाई ग्राउंड हमने अपने कब्जे में ले लिया था, जो कि हमारा है। तब से चीन छटपटा गया है जी। हमको जो केवल एक खेद की बात लगी कि चीन यहीं से, जहां पे हमने महारत जो है हासिल करी है, चीन को जैसे को तैसा दिया है, वहां से बातचीत क्यों शुरू करना चाहता है जी। वो दौलत बेग ओल्डी, देपसांग जी, गलवान इत्यादि से वहां से क्यों नहीं विड्रॉल शुरू करता?
ठीक है साहब। और जो नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक जी। का जो सामरिक महत्व है, वो साउथ बैंक जो हमारे कब्जे में है वो कहीं 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि वो मेन इन्वेजन रूट है। तो चीन को जी। हम क्यों पहले खाली करके दे रहे हैं जी। वो, जबकि चीन ने अभी तक ना देप्सांग का जी। में जो इंट्रूजन करने की कोशिश की थी, ना दौलत बेग ओल्डी में, ना बाकी जगह, वो वहां पे ज्यू का त्यों वहां बैठा है। तो चीन को पीछे हटना पड़ेगा ना। इट विल हैव टू गो बैक टू स्टेटस को एंटे, और हमको बिल्कुल चीन का विश्वास पर नहीं बख्शी करना साहब, चाहिए। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी बैठे हैं। वो हमें बता रहे थे सारे फैसले सेना ले रही है, सेना के कोर कमांडर की बैठक में फैसले हो रहे हैं। सरकार को फिर जाके आप क्यों सवाल कर रहे हैं? आपकी सेना के ही जो आपके पूर्व जूनियर अधिकारी रहे होंगे, आज बड़े पदों पर हैं, वो ऐसे फैसले लेने के लिए तैयार क्यों हो रहे हैं? क्यों पीछे हटने को तैयार हो गए हम, जो आप स्वयं बता रहे हैं कि बड़े महत्वपूर्ण स्थानों पर अभी हम काबिज हैं? करना होता है, वो बिल्कुल अलग फैसले नहीं ले सकते। वो सरकार के नीचे काम कर रहे हैं, जो सरकार उनको आदेश देगी वैसा ही वो कार्य करेंगे। वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। उन्होंने तो चीन की ऐसी तैसी करके रख दी है, जैसे को तैसा करके दिखाया है चीन को। तभी तो चीन अब बातचीत के ऊपर आमादा हुआ है। हमको ये भी सोचना है कि जो बाइडेन साहब हैं जी। उनका क्या रवैया है। हम क्यों उनके लिए चीन से लड़ें जी। जब वो हमको सपोर्ट देने को तैयार नहीं, और जी। उनके जो लोग हैं वो खालिस्तानियों को सपोर्ट देना चाहते हैं। तो ऐसे माहौल में हमको भी जरा दोबारा सोचना होगा कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। मैं ये कह दूं कि भारत अकेले सक्षम है चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और जी। भारत की फौज ने दिया है। लेकिन हम जो है अभी खुशी भारत नहीं की फौज मनाएंगे। ने दिया है। लेकिन धर्मलाल कौशिक जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं, फिर अरविंद मलिक जी के पास आऊंगा। सेना के दो जिम्मेदार प्रतिष्ठित अधिकारी, जिनकी बात को इस देश में बड़ी गंभीरता से सुना जाता है, वो इस फैसले को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। आप जैसा नेता अपनी पार्टी के बाकी लोगों को इस चिंताओं से अवगत कराएगा, या खुश होकर बस देश को बताने की कोशिश करेगा जंग जीत ली गई है, जश्न मनाने का समय आ गया है? जंग जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, और आने वाले समय में चीन की क्या चाल है जी। बारीकी से उसको हमको सबको नजर डालना चाहिए, और नजर डाल करके हमको देखने की आवश्यकता है। इसलिए बहुत कोई खुश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं, जिस दिशा में आगे बढ़े हैं, और उसे हम धोखा खाए हुए हैं, और धोखा खाने के बाद में एकदम हम जाकर के ये कहे कि हमको सफलता मिल गई है, या पूरे विश्वास के साथ में उनके साथ हम चलने को तैयार हो, तो मुझे लगता है प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। और जैसी वो चाल चले उसके अनुरूप जवाब देने की हमको आगे आवश्यकता है, और उसी पॉलिसी के अनुसार में हमको आगे चलनी है। रख रहे हैं कि प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं हरित मलिक जी आपके पास आना चाहता हूं, और एक सवाल आपके संदर्भ में है। सीमा का मसला संवेदनशील है, देश की चिंता का विषय है। ऐसे मसले पर सरकार के साथ खड़े होने के स्थान पर सरकार के हर कदम पर आप उसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। कोई मसला देश का ऐसा रहेगा जिसके संदर्भ में कांग्रेस पार्टी को यह लगेगा देश का विषय है, इस समय थोड़ा मौन ही रह लिया जाए, साथ न रहे? द्विवेदी जी, देश का विषय, देश का जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा और आपका दायित्व बनता है कि हम जो सरकार हमारी भी सरकार है, सरकार को उसकी गलती से आगाह कराएं। अभी जब डिबेट पर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ बोल रहे थे, तो मेरा टर्म आया, मैंने बताया था कि फैसले हमारी फौज के कमांडर जो लेते हैं वो एज पर द डायरेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेते हैं। हमारी फौज दुनिया की सबसे बहादुर और सबसे अनुशासित फौज है, और वही बात जनरल बख्शी और जनरल कादियान जी ने आपके सामने कही। देखिए, जहां जवाहरलाल नेहरू जी की चर्चा करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस दिन ये चाइना के साथ वार हुई थी, हमें आजादी प्राप्त के बहुत थोड़ा समय हुआ था। हालात क्या थे, पर ये भूल गए कांग्रेस सेशन में लाहौर तक, शायद लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लाहौर तक फोर्स आपकी चली गई थी ना। उस दिन कांग्रेस सरकार गई थी
ना आज भाजपा सरकार जा रही, उस दिन भी हिंदुस्तान की बहादुर फौज गई थी, अनुशासित फौज गई थी। 71 में इसी फौज ने हम लोगों को पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दे दिए थे, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। फौज का आवरण ओढ़ने से पहले हम लोगों को सबको एक मुश्त ये स्वीकार करना चाहिए एक राय से, फौज राजनीति से ऊपर है और हमारी देश की फौज सबसे ज्यादा दुनिया की फौजों में सर्वाधिक अनुशासित फौज है। फौज राजनीति से ऊपर है, ये मलिक साहब का कहना है। मैं आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर बख्शी साहब के पास आना चाहता हूं। बख्शी साहब, आपने जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो जगहों पर हम डोमिनेट कर रहे हैं, जहां पर हमारी पोजीशन अर्थात सेना की महत्वपूर्ण है, चीन उसको लेकर आशंकित रहता है, वहां से बातचीत नहीं होनी चाहिए, दूसरी जगहों से होनी चाहिए। आज से समझना चाहिए कि अब आगे की बातचीत के अंतर्गत क्या नजरिया होना चाहिए, कहां से बात शुरू हो और आखिरी में खत्म कहां पर हो, अगर वाकई हम मजबूत हैं तो। देखिए साहब, हम बहुत मजबूत है, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। हमने चीन की फौज को आउट मनूवर कर दिया है जी, लेने के देने पड़ गए चीन की फौज को, और जो 40 -40 डिग्रीज में उनको दांत किटकिटाने पड़े, ये पूरी ठंड में उनकी हालात अच्छी तरह से खस्ता हो गई। अब देखना है कि चीन चाहता क्या है। अगर वो डिसएंगेज करना चाहता है सो मच द बेटर, वेल एंड गुड, लेकिन वो गालवान जैसा तमाशा फिर नहीं कर सकता। वी विल ट्रस्ट बट वेरीफाई, वी विल वेट एंड वी विल वॉच कि वो आगे क्या कर रहा है। ये जो उसने शुरुआत कराई है इसकी, उस इलाके से कराई है जहां सबसे ज्यादा उसकी हालत पतली थी, तो ये एडवांटेज हमको उसको इतने सस्ते में नहीं देना चाहिए, ये मेरी राय है। लेकिन अगर वो बोले कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, महत्वपूर्ण टिप्पणी जनरल बख्शी साहब की है। बातचीत के अंतर्गत समाधान की दिशा में जो पहला कदम, आखिरी कदम होना चाहिए, ये मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब की राय है। सज्जन हर साहब का मानना है कि कूटनीतिक स्तर पर बहुत ठीक रहा प्रदेश है और इसके संदर्भ में देशवासियों को सरकार पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। धर्मलाल कौशिक जी इस राय के साथ में हैं कि आप भरोसा रखिए, हमारी सरकार रहने तक देश की 1 इंच जमीन को आप खतरे में नहीं मान सकते हैं। हरिंद्र मलिक साहब का मानना यह है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि देश के हितों को लेकर संजीदा रहें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे मसले पर है, वो अतीत से सबक लिए जाने की जरूरत है। बार बार ये कहा गया है कि जंग मैदान में जीतती है और हमारे राजनेता बैठकों में हार जाते हैं। इस बार बैठकों में फौजियों को बिठाया जा रहा है, पर हमारे सभी सम्मानित फौजियों ने स्पष्ट तौर पर बताया है कि भले ही कोई जना बैठे, फैसले सरकार ही लेती है। इसलिए ये फैसले भी सरकार के हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार अतीत से सबक लेगी और इस बार बैठकों में देश के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम मसले की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और उन जानकारियों को साझा करने के लिए जिससे देशवासी समझ पाए कि हम किन परिस्थितियों में इस समय खड़े हैं। बहरहाल अब समय है आज के शेर का। हमारा आज का शेर इन्हीं परिस्थितियों को समर्पित है। हमारा आज का शेर ये कहता है कि हो नहीं पाया है समझौता कभी दोनों के बीच, हो नहीं पाया है समझौता कभी दोनों के बीच, झूठ अंदर से है सच बाहर से उकताया हुआ। एजाज गुल ने जो ये लिखा है वो चीन के प्रति हमारे संदेह को, अंदेशे को व्यक्त करता हुआ है। उम्मीद है चीन इस बार कुछ ऐसा करेगा ताकि हमारा भरोसा का रिश्ता एक बार फिर नए सिरे से शुरू हो पाए। क्या ये उम्मीद वाकई करना उचित है? इस पर विचार आप भी करें और हम भी। बहरहाल हमने कहा तो है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादा प्रणाम।